अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब और इनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि केंजर झील में कश्ती उलटने से खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक कश्ती में 13 अफराद सवार थे। डूबने वालों की तलाश जारी है। उधर वजीर आला सिंध ने वाकये का नोटिस लेते हुए डीसी ठट्टा से रिपोर्ट तलब कर ली है। झील में कश्ती उलटने से मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अफसोसनाक हादसा पेश आया ठट्ठा में, जहां कराची से पिकनिक मनाने के लिए आने वालों की कश्ती केंजर झील में उलट गई। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें हादसे की जगह पहुंची और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है। जाम बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने केंजर झील में कश्ती उलटने का नोटिस लेते हुए डीसी ठट्ठा से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। उनका कहना था कि हादसे में जानी नुकसान हुआ, जो तकलीफ की बात है। मुतासरा खानदानों से हर किस्म का ताउन किया जाए। आपको बता रहे हैं कि केंजर झील में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केंजर झील में कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 13 अफराद डूब गए। बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। डूबने वाले बाकी अफराद की तलाश जारी है, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वाकये का नोटिस। और मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे फहीम गुल से। जी फहीम। हाँ जी बिल्कुल, केंजर झील के अफसोसनाक वाकये में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। 3 बहनें सैदिया, शानजा, सबिया और रोजफा, रुबीना, उरूज और अमान शामिल हैं। एक की शनाख्त हो सकी है। 2 खवातीन की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसमें रशीदा और मुसरत शामिल हैं। मजीद 3 की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया फहीम गुल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। केंजर झील कश्ती हादसा, लापता अफराद को बचाने के लिए पाक बहरिया की मावनत। सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के गोताखोर और मेडिकल टीम की सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत। आपको बता रहे हैं कि केंजर झील कश्ती हादसा, लापता अफराद को बचाने के लिए पाक बहरिया की मुआवनत भी जारी है, जबकि सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के गोताखोर और मेडिकल टीम के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत कर रहे हैं। केंजर झील में कश्ती उलट गई है और 13 अफराद डूब गए, जबकि 9 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है। जल्दी पहुंचने की ख्वाहिश ने अब्दी मंजिल तक पहुंचा दिया। शांगला में तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हो गए। मकामी आबादी ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। तेज रफ्तारी मौत का पैगाम बन गई। शांगला के इलाके कातिश कोमलई में बेकाबू गाड़ी खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे ने 2 अफराद की जान ले ली, 3 को शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक शांगला के गाँव 2 नई से है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के इख्तियारात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। सिंध हुकूमत और असेंबली के एग्जीक्यूटिव पावर के साथ शेयर नहीं करेंगे। दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सिंध का इस्तेमाल किया जाता है। शहर के मसाइल के हल के लिए विफाक से मिलकर काम करने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि विफाक से कोई मुआहदा नहीं हुआ, कमेटी बनी नहीं, सिर्फ बात हुई है। 3 जमातों के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। विफाक के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि हम तो यही चाहते हैं। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं 3 जमातें हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है।
لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے، کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے، جیسے آپ نے لوگوں نے بنا بھی دی، اسائن بھی کر دی. ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کراچی کو نشانے پر رکھا جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی کم عقلی میں یہ باتیں کر جاتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی صوبے کی اسمبلی کی ایگزیکٹو پاور شیئر نہیں ہوگی. جس کے دماغ میں یہ خناس فطور یا بھوسا بھرا ہے نکال لے. کوئی بھی سندھ صوبے کی، سندھ اسمبلی کی، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. یہ ایز چیف ایگزیکٹو، ایز الیکٹڈ لیڈر آف دا ہاؤس آف دا سندھ اسمبلی، میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں، جس کے دماغ میں یہ خنس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خناس ہے، جو بھی فطور ہے، بھوسا ہے، وہ نکال دے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کے دوران کراچی میں ہونے والی بارشوں پر تفصیلی بریفنگ دی. ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سے جب ہمیں کم پیسے ملیں گے تو ہم یہاں خود سے اس کمی کو کیسے پورا کریں گے. وفاق کو اپنے مسائل حل کرنے کا بھی مشورہ دے دیا. پچھلے سال 835 ارب روپے کہا گیا تھا دیے جائیں گے اور 600 ارب کے قریب دیے گئے. 600 سے بھی کم، 589 بلین ہے، یہ کتنا ہے، 245 ارب جب وعدہ کیا گیا اس سے کم دیے گئے، اس لیے کہ آپ کلیکشن نہیں کر سکے. اگر 2 سال تک ایف پی آر 0% گروتھ پہ ہے، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. ان کو تو سدھارو. اس ایف پی آر کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ سندھ حکومت سے مدد لیتے ہو. انہوں نے مزید کہا کہ نقصانات میں کمی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا کہ پورا خاندان بھی گرفتار کر لیں، 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے. جعلی اور کٹ پتلی حکومت نہیں چل سکتی. حکومت آصف زرداری سے اتنا ڈرتی ہے کہ پیشی پر ساری پولیس بلا لی جاتی ہے. ہمارے وکلا اور کارکنوں کو عدالت آنے سے روکا گیا. جعلی جمہوریت نہیں چلے گا، یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا. اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو. ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. انسانی حقوق پہ، جمہوری حقوق پہ اور اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ کرے جو آپ نے کرنا ہے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پیپلز پارٹی قیادت کو عدالتوں کے سوالات چبھ رہے ہیں. آصف زرداری نے ملکی خزانے سے اپنی جیبیں بھری، بلاول زرداری نے پھر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سندھ کے آقا بنے زرداری خاندان کے سپوت کے منہ سے انسانی حقوق کی باتیں اچھی نہیں لگتی. سندھ کو پتھر کے دار میں دھکیلنے والی پیپلز پارٹی آج وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر انگلی اٹھا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز کو پاکستان پر مسلط کر کے مہنگی بجلی سے اربوں روپے کمائے گئے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بجلی کے نئے ریٹس طے ہونے سے سالانہ 400 ارب کی بچت ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ ملکی خزانے کا استعمال کر رہے ہیں. عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری کو 9 ستمبر کو پھر طلب کر لیا. سابق صدر اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری کو 9 ستمبر کو پھر طلب کر لیا ہے. سابق صدر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم بھی عائد کی جائے گی. خانہ ریفرنس آصف زرداری پیش 9 ستمبر کو پھر طلب فرد جرم عائد کی جائے گی. آصف زرداری احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت پر پیش ہوئے. سابق صدر نے روسٹرم پر آ کر حاضری لگائی. کورونا سے بچاؤ کے لیے آصف زرداری نے فیس ماسک اور شیلڈ لگا رکھی تھی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو بھی آصف زرداری کے ہمراہ تھے. عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری کو 9 ستمبر کو پھر طلب کر دیا. سابق صدر اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی جائے گی. عدالت نے حاضری یقینی بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دیا. سابق صدر کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم 7 ناکوں سے گزر کر عدالت پہنچے. اسلام آباد انتظامیہ نے وکلاء اور ملزمان کو عدالت میں داخلے سے بھی روکا. انہوں نے سوال بھی کیا کہ آصف زرداری بیمار ہیں، اگر کورونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے.
नवाज शरीफ जमानत पर है या मफरूर? अदालत ने साबिक वजीर आजम की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक सवालात उठा दिए। तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर अल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस में मफरूर करार देने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर अल्लाह ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है? नुमाइंदा नवाज शरीफ ने अदालत को बताया जमानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, अभी ऑर्डर कॉपी मौजूद नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर अल्लाह ने बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। जिस पर चीफ जस्टिस अतर अल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई जमानत गैर मौसर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने बताया कि हमने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने अदालत को बता दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले तक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, जिस पर अदालत ने 25 अगस्त तक तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस नैब अदालत के एडमिन जज की अदालत में दायर किया गया। नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस दायर किया। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ बैरून मुल्क पैसे भिजवाने का इल्जाम है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पेश हों। अदालत ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। ये बुलावा एक और कब्जे के अराजी की दरख्वास्त पर आया है। मेरा दामन साफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान पुरज़ाद पुरअज़्म, कहा वजीर आजम का एतमाद भी हासिल है। नैब के तमाम सवालात का जवाब देंगे। मजीद कहा मरबूत ताउन और हिकमत अमली से कोरोना में कमी आई, मुल्की मईशत बहाल हुई और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ताजर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके रूल्स हमने बनाए हैं, उसके लिए हम प्रोसेस में हैं, काफी चीजें पाइपलाइन के अंदर हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये बहुत जरूरी है और इसकी तरफ हमें जाना है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, पिछले दिनों भी मैंने मीटिंग की थी, तो मुझे बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। स्पेशली जो सीड के हवाले से हमें इस पे कुछ करना होगा और इसके अलावा और चारा नहीं है, अब गुजारा नहीं होगा इस तरह से रिवायती तरीकों से, क्योंकि रिसर्च की तरफ तो कभी तवज्जो नहीं दी गई, कभी फंड ही नहीं दिए गए उनको। ये पहली दफा हमने उनको फंड दिए हैं और उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो रिसर्च के इदारे हैं वो भी एक्टिव हों और कुछ करके दिखाएं। एक ही दिन में खिलाड़ी और लीगी नैब में पेश हुए। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के केस में साबिक सेक्रेटरी टू वजीर आला राहिल सदीकी स्पोर्ट्स बोर्ड में बेज़ाब्तियों के मामले की तहकीकात के लिए हनीफ अब्बासी पहुंचे। नैब लाहौर में आज इंतहाई अहम पेशियों का तांता बंधा रहा। नैब में वजीर आला पंजाब के खिलाफ 2 वादा माफ गवाह राहिल अहमद सद्दीकी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब और साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल पेश हुए, जबकि सीईओ यूनिकॉर्न प्रेस्टीज ग्रुप जमील अब्बास नकवी निजी होटल के लिए हासिल करदा लाइसेंस लेकर पेश हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी भी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में पेश हुए और नैब की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर उनका कहना था कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तमाम सवालात के जवाब दूंगा। अब्बासी साहब, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फेस करेंगे अल्लाह ने कहा। नैब में आज तीसरी बड़ी और अहम पेशी गुजनफर अब्बास छीना की हुई, जिनको नैब की जानिब से भक्कर में गैर कानूनी अराजी अलाटमेंट केस में बुलाया गया था। इन पेशियों के अलावा लीगी रहनुमा मोहसिन लतीफ और माजिद जहूर भी मुख्तलिफ केसेस में नैब के रूबरू पेश हुए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ
अब आपको बताएं कि जाली अकाउंट केस के अहम गवाह असलम मसूद इंतकाल कर गए। असलम मसूद गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे। खानदानी जराये के मुताबिक वो गुर्दे के मर्ज का शिकार थे और असलम मसूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अकाउंटेंट रह चुके हैं। असलम मसूद पर 107 जाली बैंक अकाउंट से 54 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और असलम मसूद को अक्टूबर 2018 में लंदन से जद्दा जाते वक्त इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। असलम मसूद को गुज़श्ता साल फरवरी 2019 में सऊदी अरब से इस्लामाबाद लाया गया था। सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप लीज पर देने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि सरकारी जमीन कुड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर कायम 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 4 हफ्तों में पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सैरिश खान। राजी पेट्रोल पंप लीज से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील ने कहा कि NHA ने पंप्स को सरकारी जमीन लीज पर दे रखी है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि NHA कानून से बालातर नहीं, NHA को जमीन कारोबार या धंधे के लिए नहीं मिली। सरकार की जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि 30,000 सालाना किराए पर NHA ने ग्रीन बेल्ट पर पंप बनवा दिया। ग्रीन बेल्ट की जमीन पेट्रोल पंप के लिए कैसे अलॉट हो गई? ग्रीन बेल्ट्स पर बने तमाम पंप्स खत्म होंगे। पंजाब हुकूमत के लोग पंप मालकान से मिले हुए हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा कि जमीन झूले लगाने के लिए लीज पर दी, साथ ही कहा पेट्रोल पंप भी बना दें। सरकारी जमीन को कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने कमिश्नर फैसलाबाद और मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तलब कर लिया और ग्रीन बेल्ट और पार्क में कायम पेट्रोल पंप से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन को रिपोर्ट कलअदम करार दी। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक आजादाना नई तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार देते हुए चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आजादाना नई तहकीकात के ऑर्डर जारी किए हैं। अदालत ने अपने अहकामात में कहा कि नैब, FIA, FPR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुतालिक आजादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान काशिफ अराचा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी मुतासर हुआ है। तहकीकात शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ नहीं थी। चीनी की किल्लत की वजूहात जानने के लिए की गयी। कमीशन की रिपोर्ट में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे का पता लगाया गया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट को 20 से ज्यादा शुगर मिल्स मालिकान ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। जस्टिस के आगा और जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। मुनाफाखोरों ने 50 किलोग्राम आटे के एक थैले की कीमत में 800 रुपए इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने अवाम को जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में आए रोज बढ़ती हुई मसनूई महंगाई पर काबू पाने की दावेदार मौजूदा मखलूत हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद आवाम को रिलीफ तो फराहम न कर सकी, लेकिन इस हुकूमती बेहिसी का मुनाफाखोर फायदा जरूर उठा रहे हैं और तसलसल के साथ अशयाए खुर्दनोश की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने आवाम को नान शबीना का मुहताज बना दिया है। चीनी के बाद अब सूबे भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा है। मुनाफाखोरों ने हुकूमती नरखनामे को मुस्तरद करते हुए आटे की कीमतों में मजीद मनमाना इजाफा कर दिया है। कोयटा समेत सूबे के दीगर अजला में 50 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत में 800 रुपए इजाफा करते हुए फी तेले की कीमत 2500 से बढ़ाकर 3300 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। जो करप्शन हो रहा है, जो हमारे सरमाएदार जागीरदार और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी और वज़रा जो वो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि हर चीज महंगा है। चीनी महंगा हो गई है और हर चीज अशय खुदनो जो बच्चों के दूध है वो भी महंगा है। चीनी कहाँ तक पहुँच गई, आटा कहाँ तक पहुँच गई। इस इजाफे का जिम्मेवार हुकूमत है, रियासत है। हम रियासत से ये गिला करती है, शकवा करती है कि हमारे हाल पर, हमारी जिंदगी पर रहम खाओ, लोगों को मजबूर मत करो। ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफे के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा नायाब हो गया है और कोयटा समेत सूबे के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स में आटा दस्तियाब नहीं है। ऊपर जो है आटे के ऊपर उनका वो बना
अपना कमेटी बने, क्योंकि अब ये लाकानूनियत क्यों है, इसलिए है कि उनको पता है कि भाई ये पाकिस्तान में ये होता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर आपने कमेटी बनाई, वो कमेटी के ऊपर कोई अमल ही नहीं होता है। कोयटा में गुज़श्ता एक माह के दौरान आटे की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया है। हालिया इजाफे के बाद अब 1 किलोग्राम आटे की कीमत बलूचिस्तान में 70 रुपए तक पहुँच गई है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पेशावर में महंगाई की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आटे की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोटी की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आटा महंगा हुआ तो नान भाइयों ने रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। हर आदमी जो है कमजोर है, कोई भी 20 रुपए में रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले मैं नहीं कर सकता, बाद में दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले ले, क्योंकि हर इंसान जो है वो ज्यादा मुश्किलात में है। के लिए तो एक रोटी थी जो कि सस्ती मिलती थी, अब वो हुकूमत ने जो है उसको भी महंगा कर दिया है। दूसरी जानिब नान भाइयों का कहना है कि आटे की बोरी में इजाफे पर रोटी की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। इंतजामिया आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करे। आटे की बोरी अभी मार्केट में 6000 से ऊपर चली गई है। फैन की बोरी, फैन आटा जो नान भाई पकाते हैं, उसके अलावा जो हमने हर दुकान से 2-2 मजदूरों को ही बेरोजगार कर दिया है। आटे के पैसे बराबर नहीं। अब आज हम इस पर मजबूर हो गए कि हम परमन एहतजाज करेंगे और इस आटे को सस्ता किया जाए। और हमारा रिज़्क लाखों नन भाई मजदूर हैं जिनको बेरोजगार करने में ये पूरा इंतजामिया का हाथ है, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है। जिले इंतजामिया का कहना है कि रोटी की कीमतों में इजाफा करने का असूली फैसला ताहाल नहीं किया गया, जबकि खुद साख्ता इजाफा करने वाले नान भाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पेशावर में आटा क्या महंगा हुआ तो नान भाइयों ने भी 10 रुपए में रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अब्दान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। शहर कायद में हालिया बारिशों के दौरान जहां शहर की सड़कें, गलियां पानी जमा हो गया है, तो वहीं पर प्लेग्राउंड्स और ईदगाह की जगह भी पानी से भरी हुई है, जिसका अंदाजा शाह फैसल कॉलोनी का ईदगाह ग्राउंड से लगाया जा सकता है। कराची में इंतजामिया की नाकामी और नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। शाह फैसल कॉलोनी का ग्राउंड बारिशों के बाद भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ग्राउंड में बारिश का पानी जमा होने की वजह से नमाज ईद भी नहीं हो सकी, जबकि नौजवानों की खेल की सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक इंतजामिया के नाकिस इंतजामात का खमियाजा अवाम भुगतने पर मजबूर हैं। जैसे पड़ा बस महीनों हो जाते हैं, पूरा साल ही हो जाएगा, देख लेना बीत जाएगा, रमजान आ जाएगा, ये नहीं ऐसे ही होगा। बुजुर्ग शहरियों के मुताबिक इंतजामिया अवामी मसाइल हल करना ही नहीं चाहती। ये सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब क्या करें, बड़े जिम्मेदार जो है वो कर नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी पूरी। इंतजामिया टाउन में बैठी हुई है, वो आराम करती है, पैसे ले लेती है और उनको बोलती है घरों को जाओ, बस यही काम है उनका। ये कभी भी नहीं साफ करेंगे। ये भाई 15 दिन हो गए इसको पड़ा हुआ है, अगले साल भी ऐसे ही हुआ था, साफ नहीं करते। हालांकि ऐसा पैसा लेते हैं ये, अगर ये सही काम करें तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि ये पानी रुकेगा ही नहीं है। ग्राउंड में बारिश का पानी जमा होने से न सिर्फ इलाके के लोग मुतासिर हैं, जबकि ग्राउंड के अंदर ब्रिज के पिलर्स के कमजोर होने का भी खदशा है। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस ईदगाह ग्राउंड भी पानी से भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाका मकीन शदीद परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर इस ग्राउंड से पानी निकाले ताकि उनकी तकलीफें कम हो सकें। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सहाफी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इंतखाबी अमल पुरअमन और जमहूरी अंदाज में जारी है। 4 पैनल्स के दरमियान कांटे का मुकाबला है। जर्नलिस्ट, आजाद, जागो और वर्कर्स पैनल सहाफियों की बेहतरी के एजेंडे के साथ मैदान में है। सुबह 7 से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। तमाम धड़े कम्युनिटी की वेलफेयर और प्रेस की आजादी पर अमल पैरा होकर जमहूरियत को मजबूत करने के दावे करते नजर आते हैं। नताइज का ऐलान रात गए गिनती के बाद किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत जारी है। काबिज फौज ने बारामूला में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने मुहासरा कर रखा है।
بھارتی فوجیوں نے بارامولہ میں ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائیوں میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دونوں نوجوانوں کو سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا گیا۔ اس سے قبل بارامولہ کے علاقے میں حملے کے دوران 3 بھارتی فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کو بنیادی سہولیات تک میسر نہیں۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔ حملوں کے دوران کئی افراد زخمی ہو گئے۔ وحشی فورسز انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ نہتے فلسطینی روز اسرائیلی فوج کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر مسلسل فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے تازہ ترین حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ غزہ سے راکٹ حملوں اور گیسی غبارے اسرائیلی حدود میں بھیجنے کے رد عمل میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحدی باڑ پر کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ محاصرے کے خلاف فلسطینی شہریوں کی جانب سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاہ تاریخ میں مزید جرائم کا اضافہ ہو رہا ہے، جس سے فلسطینیوں کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام غزہ کے 14 سال سے جاری غیر قانونی محاصرے کو ہر صورت ختم کر کے رہیں گے تاکہ وہ معمول کی زندگی بسر کر سکیں۔ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں شہریوں کے گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچے اپنے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیکھ کر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کو زائرین کے لیے SOPs کے تحت کھول دیا گیا ہے۔ درگاہ کھلتے ہی زائرین کا تانتا بن گیا۔ کورونا کے باعث 5 ماہ سے بند درگاہ لال شہباز قلندر کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا، جہاں ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ جو ہے جو پراپر SOPs جو ہیں کرونا کے اس کو فالو کر رہے ہیں، سپرے کیا جا رہا ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی پیغام ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں، زیارت ضرور کریں، اپنی مرادی پورے کریں اور ساتھ میں جتنے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ ہاں، ماسک پہننا چاہیے، سینیٹائزر ہے وہ لگانا چاہیے، جو فاصلہ ہے وہ رکھنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ جو حکومت کے احکامات ہیں اس پہ عمل کریں، ہمیں بھی ہے ماسک ہے۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔